वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं, तब आगे हम सेशन को लगातार रखेंगे। चलिए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि आज इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बीपीएससी, अगर बीपीएससी आप TRE 3 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपने उर्दू सब्जेक्ट रखा है, कौन सा सब्जेक्ट? उर्दू सब्जेक्ट रखा है, तो फिर आपके लिए ये क्लास बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे जो है आप लोगों के सामने जो लेके आ रहा हूँ, तो बीपीएससी टीआरई 2 में जो सवाल पूछा गया था उर्दू का, ठीक है? तो उसी क्वेश्चन को लेके आया हूँ और उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि उर्दू सब्जेक्ट को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक भाग जिसमें रहता है इक्तिबास, है ना? एक भाग में इक्तिबास रहता है और दूसरे भाग में आपका जो रहता है कवायद का प्रश्न रहता है, सवाल रहता है ना? तो आज हम जो पढ़ने वाले ये कवायद के ऊपर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीका का कवायद का सवाल आपके बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रहा है और वो किस तरीका का सवाल लेके आ रहा है, ठीक है? तो आप देखिए और इसको अगर आप पूरा वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, किस तरीका का सवाल पूछा जा रहा है और इसी बेस पे आप अपनी तैयारी को लगातार रख सकते हैं। आप भी बिहार के अंदर एक शिक्षक के रूप में योगदान दे सकते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है? तो चलिए हम सेशन को अब स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरे क्लास में हम लोग देखेंगे कि इक़्तिबास के बारे में, इक़्तिबास क्या चीज़ होता है और किस तरीका का सवाल आता है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो कवायद के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों का था उस सेशन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये 96 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये जो 96 का नंबर का क्वेश्चन है, आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है ना? तो ये जो बीपीएससी का आपका एग्ज़ाम हुआ था TRE 2, है ना? 6 to 8 वाले का, तो उसी के अंदर ये सवाल पूछा गया था। तो मैं वहीं से ही ये क्वेश्चन को लिया हूँ और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो सवाल आपका यहाँ पे ये चीज़ है कि वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो गया हो, उसे क्या कहा जाता है? कोई भी शख्स है, अगर वो काम अच्छा कर लिया है, तो उसको एक नाम दे दिया जाता है, तो उस नाम को क्या कहा जाता है? तो उस नाम को कहा जाता है, इसका 96 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उस नाम को लक़ब कहा जाता है। कोई भी शख्स है, अगर कोई काम कर दिया अच्छा, तो उसको एक टाइटल दे दिया जाता है, तो उस टाइटल को ही क्या कहा जाता है? लक़ब कहा जाता है। तो इसलिए 96 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट जवाब हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो तीनों ऑप्शन में से तो एक ऑप्शन ने हम लक़ब के बारे में जान लिया कि कोई भी शख्स है और उसकी खूबी या काम की वजह से उसको मशहूर हो जाता है, कोई भी काम की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, है ना? लक़ब कहते हैं, ठीक है? उसके बाद जाके दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे तखल्लुस, है ना? अब 96 का तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, लेकिन हम तखल्लुस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तखल्लुस क्या था? तखल्लुस वो नाम को कहा जाता है जब शायर जो होते हैं ना, कोई भी शायर है और अपने नाम के साथ, है ना? जब शायर अपने नाम के साथ जो टाइटल लगाता है, उस टाइटल को तखल्लुस कहा जाता है ना? जिस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं ना, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, तो ये गालिब क्या है? गालिब, मिर्ज़ा गालिब जो थे एक शायर थे, है ना? तो ये जो शायर थे, तो उसकी जो अपने साथ एक टाइटल लगाया उसको गालिब कहा गया, है ना? उसी तरीक़ा से आप हम ले सकते हैं यहाँ पे सलाम बिन रज़्ज़ाक, तो ये जो रज़्ज़ाक था, है ना? तो ये रज़्ज़ाक क्या है? तखल्लुस है। उसी तरीक़ा से जैसे कि आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा शबनम कमाली के बारे में, है ना? तो ये जो शबनम कमाली, तो शबनम कमाली में ये जो कमाली है, कमाली आपका क्या है? तखल्लुस है। तो ये तखल्लुस उसको कहा जाता है जब शायर अपने नाम के साथ कोई टाइटल लगा लेता है, एक छोटा-सा नाम लगा लेता है, उस नाम को ही तखल्लुस कहा जाता है। अब बात हम कर लेते हैं कुन्नियत के बारे में। कुन्नियत क्या होता है? तो कुन्नियत उस नाम को कहा जाता है कि जब कोई अपनी माँ की वजह से या अपने वालिद साहब की वजह से, है ना? माँ की वजह से या अपने वालिद की वजह से या कोई आपका बेटा की वजह से, है ना? या बेटी, है ना? के नाम से कोई मशहूर हो जाता है ना? तो उसको कहा जाता है आपको कुन्नियत कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कुन्नियत की मिसाल को देख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कुन्नियत की मिसाल में हम किसको देख लेते हैं? जैसे देख लेते हैं उम्मे कुलसुम, है ना? उम्मे कुलसुम। तो ये जो उम्मे कुलसुम है, ये किसकी मिसाल है? तो हम देख सकते हैं कुन्नियत की मिसाल है।
जैसे बोल सकते हैं ना, एक और ले सकते हैं अबू हुरैरा, है ना, अबू हुरैरा, ठीक है, अबू हुरैरा। तो ये जो अबू हुरैरा है, ये किसके वजह से आपका, कि आपका ये जो हो गया जाके कुन्यत की मिसाल हो गया, है ना। तो उम्मे कुलसुम, है ना, तो यानी कि है ना, उम्मे कुलसुम। तो ये एक तरीका से आपका यहाँ पे ये जो आपका नाम दिया गया, ये नाम किसका मिसाल है, कुन्नियत की है, अबू हुरैरा, है ना। इब्ने मरियम, है ना। तो ये इब्ने मरियम हो गया, चाहे आप ले सकते हैं इब्ने मरियम, ये भी किसका मिसाल है, कुन्नियत का मिसाल है। और भी हम ले सकते हैं इब्ने शाफा, है ना, ठीक है। तो ये भी किसका मिसाल है, कुन्नियत का मिसाल है, ठीक है। तो 96 का आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट जवाब हो गया सवाल के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने ये 2 टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 97 का। तो 97 का जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि 97 में लिखा हुआ है कि वह लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं, है ना, क्या कहलाता है? कोई नाम है जो इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर इस्म क्या है? दुनिया में जो भी चीज़ नाम है, नाम को ही इस्म कहा जाता है। नाम को ही इस्म कहा जाता है। और इसकी जगह लेने वाले को, जैसे हमने यहाँ पे एक सवाल लिख दिया कि अहमद स्कूल आज आज नहीं आया, है ना? मगर, है ना, वह कल आया था। तो ये जो आपका हो गया, एक जुमला लिया गया कि अहमद आज स्कूल नहीं आया मगर कल आया था। तो ये देखिए अहमद है। तो अहमद आपका एक नाम है, इसको हम बोलेंगे इस्म। क्या कहेंगे? इसको हम इस्म कहेंगे। अब आगे इसी सवाल के अंदर देखें, मगर वह, ये जो वह हुआ ना, तो यह किसके जगह पे आया? अहमद की जगह पे आया। अहमद इस्म है, तो यानी इस्म के जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसे आपको क्या कहना है? ज़मीर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ज़मीर कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश के अंदर नाउन पढ़े होंगे। नाउन के जो प्लेस है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, नाउन की जगह को लेने वाले को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। तो उसे ही समझ लीजिए कि प्रोनाउन जो होता है एक तरीका से, आप यही आपका प्रोनाउन, है ना? प्रोनाउन को ही आपको ज़मीर कहा जाता है। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे इसको, सर्वनाम के बारे में, है ना? तो जो आपका सर्वनाम होता है, वही आपका क्या होता है? ज़मीर होता है। इतना चीज़ याद रखना है, ठीक है? इसम के बारे में आपने पढ़े होंगे ना? नाउन के बारे में पढ़े हैं ना? तो जो नाम होता है ना, वही तो नाउन है ना? नाम को ही तो नाउन कहा जाता है और उर्दू में इसम कहा जाता है। इसी को आप लोग पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे ना, संज्ञा। ये वही संज्ञा है ये, है ना? ठीक है? तो इसलिए 97 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट जवाब, है ना। लक़ब के बारे में पढ़ ही लिया कि कोई भी शख्स है जो अपने कोई अच्छा कारनामा कर दिया जिसकी वजह से नाम मशहूर हो गया, तो वो लक़ब हो गया। तखल्लुस आपको पता चल ही गया ऊपर वाले सवाल में कि शायर अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं जो नाम, वो तखल्लुस कहलाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी देख लिया इस्म के बारे में, इस्म नाम को ही कहा जाता है ना। और जो नाम की जगह लेते हैं उसको ज़मीर कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसी को प्रोनाउन सर्वनाम कहा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं 98 की। अगर हम बात करें यहाँ पे, अब देखिए, वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। कोई लफ्ज़ है, यानी कि एक शब्द है, और एक अगर वर्ड को ले लेते, जो वर्ड की जगह पे जो एक्शन का काम करता है, उसको क्या कहा जाता है ना? तो उसे जो 98 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, फ़ेल कहा जाता है। यानी कि जो लफ्ज़ किसी काम को ज़ाहिर करे, है ना? करना या किसी काम को ज़ाहिर होना, है ना? करना या होना काम को, वो आपका फ़ेल कहलाता है ना? आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में वर्ब, है ना? एक्शन को दर्शाता है ना, यही वर्ब हो गया। आपने हिंदी में पढ़ा होगा इसे क्रिया, है ना? तो जो क्रिया होता है ना, उसी को उर्दू में फ़ेल कहा जाता है, इंग्लिश में आपको वर्ब कहा जाता है, जो एक्शन वर्ड को दर्शाता है। तो यही काम का मतलब है, तो हुआ ना एक्शन, है ना? एक्शन हुआ ना, ठीक है? तो ऐसे लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे? जो किसी काम को ज़ाहिर करेगा, है ना? करना या होना ज़ाहिर करे, उसको हम फ़ेल कहते हैं। लक़ब के बारे में पढ़ चुके हैं, कुन्नत के बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है,
है ना, 99 का। तो 99 में देखिए क्या लिखा हुआ है, जेल में से कौन सा लफ्ज आइस का मुतरादिफ है। अब मुतरादिफ अल्फाज क्या होगा, है ना। तो मुतरादिफ अल्फाज आप लोग पढ़े होंगे, मुतरादिफ का मतलब होता है हम माने, है ना। क्या हो जाता, हम माने। हम माने यानी कि एक जैसे, है ना, एक जैसे माने देने वाले को, एक जैसा जो लफ्ज माने देता है ना, उसी को मुतरादिफ कहा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम ले सकते हैं यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे ले लिया आफताब, है ना, आफताब ले लिया, तो आफताब को और किस नाम से जान सकते हैं हम, इसको सूरज कह सकते हैं ना, दोनों का मीनिंग तो एक ही हुआ। उसी तरीका से जैसे हमने अगर यहाँ पे लिख दिया बाप, है ना, बाप लिख लिया, तो बाप को हम क्या कह सकते हैं, वालिद भी कह सकते हैं, है ना, अब्बा भी बोल सकते हैं या अब्बू बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका से मुतरादिफ हुआ। तो उसी तरीका से आइस के बारे में पूछ रहा है कि मुतरादिफ क्या होगा। तो आइस का तो सुकून नहीं ये होगा, ठीक है, और ठास नहीं ये होगा, ठाट। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो आइस का मुतरदिफ अल्फाज जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आराम हो जाएगा, ठीक है। तो मुतरदिफ अल्फाज किसको कहा जाता है, एक जैसे लफ्ज के माने देने वाले को। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे ना पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो जो पर्यायवाची होता है ना, पर्यायवाची शब्द जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसी को हम इंग्लिश उर्दू में हम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज, यानी हम माने अल्फाज एक जैसे माने देने वाले लफ्ज को ही मुतरादिफ कहा जाता है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सिनोनिम्स, है ना, हम कह सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन को। जैसा कि 100 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि वह लफ्ज जो माने में एक दूसरे के जिद हो। अब जिद का मतलब उल्टा होता है, यानी अपोजिट के अंदर हो, है ना, जिसको हम अपोजिट कहते हैं ना, अपोजिट, है ना। अपोजिट लफ्ज जो होता है उसी को हम जिद कहते हैं, यानी कि एक तरीका से एंटोनियम जो होता है ना। तो एंटोनियम वर्ड जो होता है ना, उसी को जिद कहा जाता है। तो वही बोल रहा है कि माने में एक दूसरे के जब जिद होता है, यानी एक तरीका से विलोम होता है, विलोम शब्द को ही जिद कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जिद के बोल रहा है कि जिद को और किस नाम से एक तरीका से जाना जाता है, बेवजन नहीं। मुतरादिफ, मुतरादिफ के बारे में अभी आपने पढ़ लिया था कि एक जैसे माने देने वाले को, है ना। हम माने, हम माने अल्फाज भी इसको हम कह सकते हैं कि एक जैसे, जैसे सूरज, है ना, सूरज को हम क्या कह सकते हैं, आफ़ताब कह सकते हैं। उसी तरीक़ा से चाँद, चाँद को हम और किस नाम से जान सकते हैं, खुर्शीद बोल सकते हैं, है ना? जैसे गम, अलम, तो गम का मतलब भी वही होता है, अलम का मतलब भी वही हो जाता है ना? ये मुतरादिफ है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जो माने में एक दूसरे के ज़िद हो, यानी उल्टा हो, तो ऐसे लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? मुतजाद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतजाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो मुतजाद अल्फाज किसको कहा जाता है? ज़िद को ही कहा जाता है, उल्टा को ही कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ज़मीन। ज़मीन, ज़मीन का आपका मुतरादिफ क्या हो जाएगा? मुतरादिफ कहते हैं ज़िद, या मुतजाद अल्फाज क्या हो जाता है? ज़मीन का आसमान हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका क्या बन जाता है? आपका मुतजाद अल्फाज बन जाता है, जो ज़िद में एक दूसरे के रहता है, ठीक है? अब हम चलते हैं अगला नंबर का, 100 नंबर का हो गया सवाल का जवाब, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। 101 में देखते हैं। अब यहाँ पे बात ये आ रहा है कि 100 में 1 में कि अखबार की जिन्स क्या होगी? तो 1 में है ना, अखबार की जिन्स क्या होगी? अब जिन्स किसको कहा जाता है? है? जिन्स आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे, है ना? जिन्स किसके बारे में पढ़े होंगे? हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे लिंग के बारे में। लिंग को ही जिन्स कहा जाता है उर्दू में। यानी कि आप जेंडर के बारे में पढ़े होंगे, है ना? है ना? जेंडर के बारे में आप पढ़े थे, है ना? तो आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू उर्दू के चलना है ना? इंग्लिश में अगर जानेंगे जनरल के तो 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन हिंदी में अगर जानेंगे तो इसको 2 ही को प्रकार होते हैं, है ना? लेकिन हम तो यहाँ पे अभी उर्दू पढ़ रहे हैं, है ना? तो उर्दू को भी आपको जानना है कि उर्दू के भी 2 गो आपका क्या होते हैं? अक़साम होते हैं, 2 अक़साम होते हैं। कितने अक़साम होते हैं? 2 अक़साम होते हैं। तो जिन्स के 2 अक़साम होते हैं, एक का नाम आता है मुज़क्कर, एक का नाम मुज़क्कर और दूसरे का नाम होता है मुअन्नस, मुअन्नस, है ना? मुज़क्कर को ही कहा जाता है तज़कीर। क्या कहा जाता है? तज़कीर कहा जाता है, तज़कीर। और मुअन्नस को दूसरा नाम से हम बोल सकते हैं तानिश। क्या कह सकते हैं? तानिश कह सकते हैं, ठीक है? तानिश हम कहते हैं, दूसरे नाम से हम इसको तानिश के नाम से जानते हैं, ठीक है? तानिश। तो यहाँ पे 2 ही तरह का होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो ये तो
कतई हो नहीं सकता, क्योंकि जब जिन्स आपका 2 अक़साम होते हैं, तो एक मुज़क्कर एक मुअन्नस, जिन्स गैर हकीकी, इसके ऊपर हम लोग को डिस्कस ही नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि जिन्स के 2 अक़साम होते हैं, उसी के ऊपर जाना है कि एक मुज़क्कर एक मुअन्नस ही होता उर्दू के अंदर, है ना? इंग्लिश में जानेंगे तो वहाँ पे 4 गो है, ठीक है? एक मास्कुलिन जेंडर होता है, दूसरा फ़ेमिनिन जेंडर होता है, तीसरा कॉमन जेंडर होता है, चौथा अगर देखें वहाँ पे तो आपका क्या बन जाएगा, न्यूट्रल जेंडर बन जाएगा, ठीक ना? लेकिन लिंग के अंदर भी लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, दूसरा पुल्लिंग होता है ना? उर्दू में भी आपको 2 ही तरीके का मिलेगा, एक जिन्स में 2, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या? पूछा ये है कि अखबार की जिन्स क्या होगी? तो अखबार की अगर जिन्स की हम बात करें यहाँ पे, तो अखबार जो एक क्या है? तो अखबार एक मुज़क्कर है। क्या हो जाएगा? मुज़क्कर। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है? अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 102 में कि नदी पहाड़ से उतरती है। तो जब नदी पहाड़ से उतरती है 102 के अंदर है, तो इस जुमला में नदी की जिन्स क्या होगी? फिर से जिन्स पूछा। जिन्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये 2 अक़साम होते हैं, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस। मुज़क्कर का दूसरा नाम आपको तज़कीर याद रखना है और मुअन्नस का दूसरा नाम आपको तानीस याद रखना है। ठीक है? और यहाँ पे अब देखो जिन्स हकीकी, अब यहाँ पे हमको डिस्कस ही नहीं करना है, क्योंकि जिन्स आपको 2 ही तरह का होता है, एक मुज़क्कर और मुअन्नस को लेके चलना है। तीसरा ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछा गया था कि नदी पहाड़ से उतरती, इस जुमला में नदी के बारे में पूछा गया कि नदी क्या है? ठीक है? तो नदी आपका क्या हो जाएगा? तो नदी जो है आपका एक मुअन्नस है। क्या है? मुअन्नस है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर 103 में। 103 के ऊपर देखिए आप किताब की जिन्स क्या होगी? फिर से यहाँ पे जिन्स के बारे में बात किया, तो जिन्स आपको पता चल गया कि जिन्स के 2 अक़साम होते हैं, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस, ठीक है? मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, तो अब यहाँ पे किताब की जिन्स पूछ रहा है कि किताब के का जिन्स क्या हो जाएगा? है ना? तो किताब आपका क्या है? एक मुअन्नस है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? तो चलते हैं अब जाके हम अगला क्वेश्चन पे। 104 के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे, तो 104 में है कि तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी एक तालिबे इल्म है, एक स्टूडेंट है जो क्रिकेट खेल रहे हैं। ऊपर दिए गए जुमले में लफ्ज़ खेल क्या है? तो अभी हम लोग यहाँ पे उससे पहले पढ़े थे, है ना? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। एक सिफ़त के बारे में दिया हुआ कि खेल जो है, ये लफ्ज़ खेल, ये खेल क्या है? एक सिफ़त है या फ़ेल है या ज़मीर है? अभी ऊपर में हम लोग पढ़े थे, एक क्वेश्चन के अंदर आया था वहाँ पे कि ज़मीर के बारे में। तो ज़मीर तो आपका देखिए वहाँ पे क्या होगा, ज़मीर उसको कहा जाता है जो इस्म की जगह आता है। इस्म की जगह लेने वाले को क्या कहा जाता है? ज़मीर कहा जाता है। जैसे तुम, आप, है ना? तुम, आप, वह, है ना? हम लोग, या हम सब, ये क्या है? ये इस्म की जगह ले रहा है, इसलिए इसको हम ज़मीर कहेंगे, है ना? लेकिन अब यहाँ पे एक सिफ़त की बात आ रही है ना? सिफ़त अगर देखें तो सिफ़त एक तरीक़ा से किसी भी नाउन के, यानी इस्म की क्या, किस चीज़ को दर्शाता है? खूबी को दर्शाता है। खूबी के अंदर क्या होता है आपको याद रखना चाहिए कि खूबी का मतलब सिर्फ़ अच्छाई नहीं होता है, इसके साथ आपका अच्छाई भी आता है ना? अच्छाई भी और बुराई भी आता है। ठीक है? अच्छाई बुराई दोनों आता है, जिस तरीक़ा से हम देख सकते हैं, है ना? जैसे कि अच्छाई के अंदर देख सकते हैं कि जैसे कि आपका सादा या गोरा, है ना? लाल, पीला, है ना? लंबा, है ना? मोटा, इस तरीक़ा से देख सकते हैं। बुराई के अंदर में कह सकते हैं कि पॉज़िटिव में जिसको लेके चला जाता है आपका, एक इसको मान सकते हैं कि ये जो अच्छाई जो होता है वो प्लस में चलता है, पॉज़िटिव के अंदर बुराई एक तरीक़ा से नेगेटिव में। तो सिफ़त का मतलब ये हुआ कि कोई भी नाम है, उसका कुछ न कुछ खूबी होगा। यानी कि या तो वो मोटा हो सकता है, या वो पतला हो सकता है, वो नाटा हो सकता है ना? या एक तरीक़ा से बीमार हो सकता है, या आपका सेहतमंद हो सकता है। या इस तरीक़ा से आप देखिए वहाँ पे तो कोई काला चीज़ हो सकता है, लाल चीज़ हो सकता है ना? कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है ना? कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है ना? तो ये आपका सिफ़त है, ठीक है? तो सिफ़त के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था खेल, तो खेल क्या है? तो खेल को आपको रखना है, क्योंकि आपका फ़ेल के अंदर रखना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। खेल क्या है? बी है और ये फ़ेल है, ठीक है? अब फ़ेल को कैसे याद रखना है? तो खेल को इस तरीक़ा से याद रखना है आपको कि आप जो भी लफ्ज़ आता है ना, उसके आखिरी में ना लगा के देख लेना, है ना? अगर ना लग गया है तो इसका मतलब है कि वो आपका फ़ेल के अंदर आ जाएगा। जैसे खेल है ना, तो यहाँ पे लगा लेना है खेल ना, तो खेलना भी एक काम के अंदर आता है ना?
इसलिए वो आपका फेल बन गया। अब ऐसा नहीं करना कि आपको ना लगाना है तो कहना ऐसा नहीं कि हर लफ्ज़ के अंदर ना आ जाएगा तो आपको लफ्ज़ वो फेल ही बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम यही में ना लगा दिए तो नाना, अब आप नाना को खेल नहीं बोल सकते, नाना तो एक आपका इसम बन गया, एक नाम है ना? लेकिन हाँ, खेलना, हँसना, धूपना, चलना, बोलना, देखना, सुनना, बताना, पढ़ाना, लिखाना, है ना? तो ये सब क्या है? फेल है। किसी काम को ही फेल कहा जाता है, तो खेलना आपका क्या हो गया? फेल। इसलिए ऑप्शन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, फेल, है ना? ठीक है? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर देखिए दिलचस्पी, है ना? दिलचस्पी का मतजाद क्या होता है? तो अभी मतजाद के ऊपर हम लोग पढ़े थे कि ज़िद को ही बोला जाता है, यानी उल्टा को ही कहा जाता है ना? तो इसको हम क्या इसका मतजाद क्या होगा? इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, कोई चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। 105 के अंदर आपका सही जवाब क्या आ जाएगा? अ, किसका? दिलचस्पी का। तो दिलचस्पी का अगर पूछा जा रहा है तो ऊँचाई? नहीं। फ़राक? नहीं। बुलंदी, है ना? बुलंद क्या लिखा हुआ है? बुलंद, है ना? दी। तो बुलंदी आपका इसका दिलचस्पी का क्या बन जाएगा? बुलंदी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? 105 का ऑप्शन नंबर सी जवाब। अब चलते हैं हम 106 नंबर पे क्वेश्चन पे। 106 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 106 नंबर में सवाल है कि वह लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे, यानी कि कोई काम कर रहा है, जो इंसान काम करता है ना? उसे क्या कहा जा रहा है? उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि वह लफ्ज़ जो किसी काम के, तो काम का मतलब एक तरीका से फ़ेल, जैसे कि खेलना, धूपना, हँसना, रोना, देखना, चलना-फिरना, है ना? पीना, उठना, बैठना, ये सब क्या है आपका? फ़ेल के अंदर आता है। तो वही बोला कि इस फ़ेल को जो काम को करता है, तो उस काम को करने वाले को क्या कहा जाता है ना? तो अब यहाँ पे देखिए आपको एक लफ्ज़ है फ़ाल, है ना? तो फ़ाल जो यहाँ पे है, एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है कि मफ़ऊल, तीसरा ऑप्शन है सिफ़त। तो हम इसके ऊपर कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो जो भी लफ्ज़ मतलब वह लफ्ज़ जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करे क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है फ़ाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ़ाल कहा जाता है ना? फ़ाल एक तरीका से आप लोग पढ़े होंगे हिंदी के अंदर कर्ता के बारे में, यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट, है ना? तो सब्जेक्ट जो होता है उसी को उर्दू में फ़ाल कहा जाता है। तो काम करने वाले को सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी कि फ़ाल कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका हो गया। जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि अहमद खेल, है ना, रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे खेल एक काम है। तो खेलने का काम किसने किया? अहमद ने। तो खेलने का जो काम किया है, तो ये अहमद आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? फ़ाल बन जाएगा। तो वही पूछा जा रहा था कि जो आपका काम करता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपको क्या कहा जाता है? फ़ाल कहा जाता है। मफ़ऊल क्या है? तो मफ़ऊल एक तरीका से जिस पे काम का असर पड़े, है ना? जिस पे काम का असर पड़े। जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं कि अहमद खाना खाना खा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अहमद खाना खा रहा, तो खाना खाना का काम कौन-सा हुआ? खाना, है ना? किसने खाया? अहमद। तो अहमद आपका फ़ाल बन गया, है ना? क्या खाया? खाना खाया। तो ये जो खाना हो गया ना, इसी को आपको क्या कहा जाता है? मफ़ऊल कहा जाता है ना? मफ़ऊल कहा जाता है। तो जिस पे काम का असर पड़ता है ना? अब असर ऐसी बात नहीं है कि असर आपका यहाँ पे असर जो पड़ेगा, वो आपका पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी मस्बत भी हो सकता है, मनफ़ी भी हो सकता है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक ये भी हो सकता है, या जिसको हम पॉज़िटिव और नेगेटिव कहते हैं, तो दोनों चीज़ हो सकता है ना? जैसे कि हम एक ठो और मिसाल ले सकते हैं कि राजा, है ना? आम खा रहा था, है ना? तो ये जो राजा खा खाने का काम हुआ, राजा किया, ये आपका फ़ाल हो गया। क्या खाया? आम खाया। किस पे असर पड़ा? आम पे असर पड़ा। इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये इस आम को हम बोलेंगे यहाँ पे मफ़ऊल। तो मफ़ऊल वो चीज़ होता है जिस पे काम का असर पड़ता है, वो आपका मफ़ऊल होता है। सिफ़त के बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया कि सिफ़त क्या होता है। ठीक है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 107 का।
107 के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नज्म के माने क्या होते हैं, है ना। तो नज्म के माने क्या होते हैं, तो नज्म के माने आपका क्या हो जाएगा, नज्म के माने आपका तरतीब, इंतज़ाम, है ना, और उसके बाद आराइश, है ना। तो इंतज़ाम नहीं होगा आपका यहाँ पे। जो नज्म का जो एक तरीका से नज्म के माने अगर देखा जाए तो तरतीब देख सकते हैं, दूसरा आपका यहाँ पे देख सकते हैं आराइश, है ना। ये दोनों देख सकते हैं। जब दो गो आपका ऑप्शन आ गया तो इसका मतलब क्या बोला, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, इसलिए 7 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन के ऊपर। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्जी ने कपड़े सी दिए। एक दर्जी है ना, कपड़े को सी दिए। पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए जुमला में कौन सा लफ्ज इस्म फाल है। अभी हमने फाल के बारे में पढ़ा था कि जो भी काम करेगा, काम करने वाला, है ना, काम करने वाला ही क्या कहलाता है, फाल कहलाता है। अब देखिए काम हुआ था सीने वाला, क्या सीने का हुआ था, कपड़ा सीने का हुआ था। किसने सिया, दर्जी ने सिया, यानी काम किसने किया, दर्जी ने किया। तो फाल यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, दर्जी बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा 8 का, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं हम फिर से अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन के ऊपर अगर हम देखते हैं यहाँ पे 109 का, तो जेल में से सिफत अददी की मिसाल कौन सी है। तो 9 नंबर में पूछा जा रहा है कि सिफत अददी की मिसाल कौन है। अब यहाँ पे तो सिफत के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो सिफत के बारे में पढ़े कि सिफत जो होता है वो आपका क्या चीज होता है, सिफत एक खूबी होती है। खूबी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल आया है इसके अक़साम के बारे में। तो सिफत के 5 अक़साम होते हैं। एक होता है सिफत जाती, एक का नाम है जाती, सिफत जाती। दूसरे का नाम अगर हम देखें यहाँ पे तो सिफत अददी। ठीक है, तीसरे का नाम अगर हम देखें यहाँ पे तो सिफत मिकदारी, है ना, मिकदारी। चौथे का अगर हम देखें यहाँ पर, चौथा जो होता है अक़साम इसके मिकदारी के बाद अगर देखें हम यहाँ पे तो सिफत नस्बती, नस्बती। पांचवें अगर देखें तो सिफत ज़मीरी, ज़मीर, है ना, ज़मीरी। ये 5 गो अक़साम होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था अददी के बारे में। अब देखिए यहाँ पे अददी बोला जाता है गिनती को, सिर्फ गिनती की बात होती है। गिनती के बारे में अगर सिर्फ गिनती के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब है कि वो सिफत अददी के अंदर है, अददी की मिसाल है। लेकिन मिकदारी का मतलब होता है कि नाप तौल, है ना, नाप तौल, नाप तौल, है ना। तो नाप तौल का जब बात होगा तो वो मिकदारी के अंदर में आएगा, और अददी आपका सिर्फ गिनती से रिलेटेड है। ठीक है, नाप तौल की अगर इकाई जिस चीज के अंदर जुट जाएगी वैसे कंडीशन में आपको मिकदारी लेकर चलना है। निस्बती का मतलब होता है कि किसी भी जगह से ताल्लुक रखने वाले को निस्बती कहा जाता है। कि मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं, चलिए पहले अददी का देख लेते हैं कि अददी का मिसाल क्या हो सकता है। गिनती, गिनती आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 यही तो गिनती है, इसी को तो अददी कहा जाता है। ठीक है, मिकदारी का मतलब क्या होता है, नाप तौल। जैसे बोलते हैं किलो, है ना, लीटर, दर्जन, ये क्या है, मापतल की इकाई है, यूनिट है, उसी को मिकदारी कहा जाता है। उसके बाद निस्बती का मतलब जगह से रिलेटेड है, यानी कि एक तरीका से हिंदुस्तान का लोग रहते हैं हिंदुस्तान में तो कहता है कि हिंदुस्तानी। ये जो हिंदुस्तानी हुआ वो सिफत निस्बती हुआ, है ना। बिहार के लोग रहने वाले बिहारी कहते हैं, है ना। उसी तरीका से आप देखिए एक मशहूर शायर थे मरहूम राहत इंदौरी साहब, तो वो इंदौर के रहने वाले थे, इसलिए वो अपने साथ एक टाइटल लगाते थे, उसकी एक खूबी है हो गया, है ना, राहत इंदौरी। तो ये जो इंदौरी जो एक लफ्ज़ हुआ, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे वो निस्बती कहलाया। ज़मीरी आप जानते हैं, ज़मीर के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो इसम की जगह लेते हैं वही अल्फाज सब इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। जो उसके जगह पे इस्तेमाल होता है ज़मीर, जैसे वह, कौन, है ना, कुछ, ये सब आपका ज़मीरी के अंदर आएगा। इसके ऊपर हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर और भी चीज़ है,
जो इसको हम लोग डीपली से पढ़ेंगे जब अलग-अलग टॉपिक से तब देखेंगे। अभी यहाँ पे अगर हम मतलब सबको एक्सप्लेन पूरा डीपली में जाके करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अददी के बारे में पूछा था तो देखिए 10 ख्वातीन, तो 10 आपका क्या है? एक गिनती है। चंद किताबें, तो चंद तो आपको इसके अंदर चंद किताबें देख लीजिए। उसके बाद देखिए 4 बिल्लियाँ, 4 भी आपका क्या है? एक गिनती है। तो 4 बिल्लियाँ एक गिनती हो गया, है ना? उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे चंद किताबें बोली, है ना? तो चंद किताबें को हम किसके अंदर रखेंगे? तो वैसे आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे से देखिए 10 ख्वातीन, है ना? 4 आपका बिल्लियाँ, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 109 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपका हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा जवाब इसमें से है, क्योंकि 4 बिल्लियाँ ये भी आपका मिक़दारी की मिसाल है, 10 ख्वातीन ये भी मिक़दारी की मिसाल है। चंद किताबें, अब देखिए यहाँ पे एक मिक़दारी होता है, दूसरा मिक़दारी और अददी आता है। ये दोनों में कुछ अल्फ़ाज़ भी हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज़िंग पैदा होता है, ठीक है? तो फिर लॉन्ग चला जाएगा, इसको बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आपका डी हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 10 के ऊपर जब हम लोग चलते हैं, तो 10 के ऊपर चलने के बाद आपको देखिए कि 10 में कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, और अभी इश्क के इम्तिहान और भी है ना? मुज़ाकरा वाला शेर में काफ़िया की निशानदेही कीजिए कि इसमें काफ़िया क्या है? तो काफ़िया आपका क्या हो सकता है? अब देखिए, एक चीज़ आता है आपको यहाँ पे कुछ आपको पॉइंटेज याद रखना पड़ेगा। देखिए, एक होता है मिश्रा, मीम, स्वाद, रे, ऐन, मिश्रा। मिश्रा किसको कहा जाता है? उसके बाद जाके एक शेर होता है। उसके बाद आप देखें, एक आपका अभी जो यहाँ पे ज़िक्र किया गया काफ़िया के बारे में, काफ़िया। उसके बाद देखिए एक और इसके साथ आता है, इस्तेमाल किया जाता है रदीफ़, रदीफ़ के बारे में, ठीक है? ये 4 गो चीज़ को अभी इसी के अंदर हम समझते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या होता है। देखिए कोई भी ग़ज़ल या कसीदा होता है ना, उसके हर एक लाइन होता है। जैसे कि आपको ये देखिए एक पार्ट लिया गया है, ग़ज़ल का एक पार्ट है कि सितारों से आगे जहाँ और भी है। तो ये एक क्या है? एक लाइन है। हर एक लाइन को, किसी भी ग़ज़ल के हर एक लाइन को मिसरा कहा जाता है। तो ये एक मिसरा हो गया। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तो ये एक मिसरा ये था, एक मिसरा ये है। इसका मतलब ये 2 मिसरा यहाँ पे इस्तेमाल है, तो मिसरा इसको बोला जाता है। हम बोल सकते हैं कि ग़ज़ल या कसीदे के हर एक लाइन को मिसरा कहा जाता है, तो इसलिए अगर पूछा जाए कि यहाँ पे अभी जो लिया गया 2 गो मिसरा था, है ना? एक मिसरा था ये कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो ये एक 2 गो मिसरा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। अब यही दोनों मिसरा को जब हम मिला देते हैं, यानी कि 2 मिसरों को जोड़ देते हैं, तब जाके आपका क्या बन जाता है? शेर बन जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे बात आ रहा है काफ़िया के बारे में। तो कोई भी ग़ज़ल या कसीदे का, है ना? वो हमवज़न और हम माने एक तरीक़ा से हमवज़न आवाज़ होता है ना? माने में एक जैसा नहीं होगा, तहरीर में भी एक जैसा नहीं होगा, लेकिन आवाज़ अगर एक जैसा निकल रहा है किसी ग़ज़ल के, है ना? अ एक जैसा आवाज़ अगर निकल रहा है तो उसको हम कहते हैं काफ़िया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? काफ़िया कहते हैं, है ना? हम आवाज़, हम आवाज़ का मतलब क्या हो जाता है? एक जैसा आवाज़, एक जैसे आवाज़, आवाज़, है ना? आवाज़ देने वाले लफ्ज़ को ही क्या कहा जाता है? एक तरीक़ा से काफ़िया कहा जाता है। जैसे आप देख लिए सितारों से आगे जहाँ, जहाँ, इम्तिहान, तो ये देखिए जहाँ, इम्तिहान, दोनों का आवाज़ एक जैसा निकल रहा है। लेकिन याद रखना है कि ये दोनों की जो मतलब लफ्ज़ जो रहता है एक नहीं रहता, माने भी एक नहीं देगा, सिर्फ़ आवाज़ एक जैसा देगा, है ना? तो ये दोनों आपका क्या कहलाया यहाँ पे? ये आपका काफ़िया है। जैसा कि ऑप्शन 1 में भी है इम्तिहान, जहाँ, दूसरा है कि इम्तिहान, है ना? तो ये जो आपका क्या है? एक
काफिया की मिसाल है। इसलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 10 का जो सही जवाब आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफिया के बारे में बोला गया। काफिया जो होता है हम आवाज होता है, यानी एक जैसा आवाज देने वाले लफ्ज को ही काफिया कहा जाता है। और ये जो आता है रदीफ से पहले आता है। अब रदीफ क्या होता है? रदीफ वो चीज होता है जो किसी भी गजल के, है ना, एक तरीका से किसी भी गजल में जो है ना आपका, जो हर एक मिसरे के अंदर जो आखिरी में जो इस्तेमाल किया जाता है, हर एक मिसरे नहीं मतलब हर एक शेर के आखिरी में जो इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए, ये क्या रहता है कि माने में एक जैसा दिखेगा। रदीफ क्या होता है कि माने में एक जैसा, माने भी देगा एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा माने भी देगा। तहरीर में भी एक तरीका से रहेगा, तहरीर में भी, है ना। आवाज भी एक ही देगा, आवाज भी एक ही देगा। इसमें 3 गो क्वालिटी है। आवाज भी एक जैसा रहेगा, तहरीर में भी एक जैसा रहेगा, और माने भी एक जैसा देगा। तो ऐसे लफ्ज को ही क्या कहा जाता है? रदीफ कहा जाता है। ये सबसे आखिर में आता है, जुमले के आखिर में आता है एक तरीका से। जैसे और भी हैं, यहाँ भी देखिए और भी हैं, तो ये आपका और भी है, और भी है, ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका रदीफ बन जाता है। ठीक है। तो 10 नंबर का सही जवाब आपका क्या था? ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहाँ पे हम ले चुके थे। अब ये चीज देखिए, यही चीज हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे। दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, ये आपका एक मिसरा है। एक मिसरा, दो मिसरा, तीन मिसरा, चार मिसरा, पांच मिसरा, 6, 7, 8 और भी है ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये 14 गो है, तो ये सारे को मिसरा कहा जाता है। लेकिन जब यही दोनों मिसरे को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका क्या है? ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? ये दोनों को जब हम जोड़ देते तो ये आपका शेर कहलाता है। ठीक है। और इसमें देखिए एक जैसा आवाज देने वाले दवा, दवा, हवा, हवा में अलिफ छूट गया। दवा, हवा, दर्द हो तो क्या कीजिए, नहीं, है ना। हाँ, तो क्या कीजिए, सॉरी, यहाँ पे जो हो जाएगा ना, ये जो आपका हो गया दवा, क्या, है ना, क्या, क्या, ये सब आपका क्या है कि आपका ये आ, काफिया है। क्या है ये? काफिया, काफिया। और ये आपका जो कीजिए, कीजिए क्या है ना, कीजिए, कीजिए, है ना, तो ये आपका क्या बन गया? क्या कीजिए, क्या कीजिए, ये आपका क्या बन गया? आपका रदीफ बन गया। ठीक है। और इसमें एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और बतानी था आपको कि एक पॉइंट और इसके अंदर आता है, एक मतला होता है ना, आ, मतला। दूसरा होता है मक्ता, है ना। तो ये आपका देखिए, पहला ये जो आपका ये हो गया ना, तो आपका पहले लाइन में जो ही इस्तेमाल किया जाता है ना, पहले लाइन वाले को ही क्या कहा जाता है आपका? एक तरीका से मतला कहा जाता है। जब कोई भी गजल या कसीदे की पहले लाइन में जो मतलब पहले लाइन को ही क्या कहा जाता है? मतला कहा जाता है। ये पहला लाइन होता है, पहले मिसरे को, पहले मिसरे बोल दो या पहले लाइन बोल दो, ये मतला होता है। ये सबसे आखिरी में रहता है, यहाँ पे शायर इस्तेमाल करता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, मौत आती नहीं है कहीं गालिब, ये देखिए, ये जो इस्तेमाल किया गया है ना, तो इसी के बारे में बताया जाता है कि ये आपका क्या कहलाता है? यहाँ से मक्ता कहलाता है। ठीक है, ये आखिरी में इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी गज़ल के आखिरी में जब शायर अपने नाम के साथ जो उसमें जो जोड़ देता है ना? तो वो आपका मक्ता के अंदर आ जाता है। आखिर की जब बात आएगी, शायर की बात आएगी तो मक्ता होगा। जब किसी भी गज़ल की शुरुआत में पहले मिसरे के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है, उस मिसरे को क्या कहा जाता है? मतला कहा जाता है। ठीक है? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 111 के ऊपर कि 111 पे क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसे क्या कहेंगे?
मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, इसे क्या कहेंगे, है ना? रोज़मर्रा कहेंगे, मुहावरा कहेंगे या कहावत कहेंगे। देखिए सवाल जो आपको एग्ज़ाम के ऊपर जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, या तो आपका मुहावरा से रिलेटेड रहता है या तो आपको कहावत से। कहावत का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं ज़िरबुल मसल, है ना? ठीक है? ये भी नाम है, कहावत का ही नाम है, ठीक है? अब ये दोनों को अब किस तरीक़ा से पहचानना है कि ये मुहावरा है या ज़रूल मसल है, ठीक है? तो देखिए जब भी मुहावरा की अगर बात होगी, तो आप आखिरी में देखिएगा कि अगर ना लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो मुहावरा है। अगर ना नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि मुहावरा ना नहीं रहता है। यहाँ पे कहावत में या ज़रूल मसल के अंदर ना नहीं रहता, लेकिन मुहावरे के अंदर ना रहेगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे पढ़िए, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, नून आया, ना नहीं आया, आलिफ नहीं आया इसके साथ लग के। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक कहावत है। क्या एक कहावत है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगर ठीक है, इसका एक तो मुहावरा का मिसाल ले सकते हैं, आँख दिखाना, है ना? आँख दिखाना, तो आँख दिखाना देखिए लास्ट में ना आ गया। है ना? इसका मतलब है कि ये आपका मुहावरा है ना? ठीक है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी हमने बताया कि मुहावरा और कवायद के अंदर में मतलब किस तरीक़ा से पहचानना है। अलग से भी लगभग ढाई 3 मिनट का दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं वहाँ पे 4-5 गो 2-4 तो हमने मिसाल भी लिया है। ठीक है? तो वैसे आपको कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा, मुहावरा की पहचान के लिए याद रखना कि आखिरी में ना रहेगा। कहावत का दूसरा नाम ज़रूल मसल है, यानी कि ये दोनों एक ही रहता है और ऑप्शन में कभी-कभार दे भी देता है ना? तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि आखिर में ना नहीं देखना है। जैसे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, तो ना नहीं आया, सिर्फ नून आया, है ना? इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका 111 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। जब क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि लफ्ज़ों का वह मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब किसी कदर बामाने होने के बावजूद मुकम्मल ना हो, उसे क्या कहते हैं? है ना? जब किसी भी यानी कि कोई लफ्ज़ों का एक मजमुआ, एक ग्रुप है, कई लफ्ज़ को जोड़ के, पता है कि कई लफ्ज़ों को जोड़ के एक जुमला बनता है, लेकिन जब माने दो, यहाँ पे क्या बोला, है ना? कदर बामाने होने के बावजूद मुकम्मल ना हो, यानी कि बामाने नहीं है, यानी माने नहीं दे रहा, उसके बावजूद भी वो पूरा नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहते हैं? फ़िक़रा कहते हैं, फ़क़रा। क्या कहते हैं? फ़क़रा कहते हैं। ऐसे लफ्ज़ों के मजमूआ को क्या कहा जाता है? फ़क़रा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जुमला वो होगा जो आपका माने देगा, लेकिन वो कंप्लीट रहेगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा 112 का, ठीक है? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर है कि ज़ेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज़ से दर्ज ज़ेल, ठीक है? दर्ज ज़ेल जुमला मुकम्मल कीजिए। यानी नीचे जो दिए गए जुमला है उसको मुकम्मल कीजिए। उर्दू अफ़साना 20वीं सदी के पैदावार है ना? 20वीं सदी के पैदावार है। तो अब यहाँ पे से पूछ रहा है कि 20वीं सदी के पैदावार है। अब यहाँ पे से सवाल ये आ रहा है कि अब बताइए इब्तिदाई हुआ था या आगाज़ हुआ था या आखिरी हुआ था? तो उर्दू अफ़साना का कहाँ पे से एक तरीक़ा से पैदावार हुआ था? देखा जाए तो इब्तिदा नहीं, यहाँ पे अगर देखा जाए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सही जवाब 113 का बी। आगाज़ हुआ था 19वीं सदी में उर्दू अफ़साना का आगाज़ हुआ था। तो किस इसमें आगाज़ हुआ था? 19वीं सदी में उर्दू अफ़साना 19वीं कहते हैं 20वीं सदी में उर्दू अफ़साना का आगाज़ हुआ था। ठीक है? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर देखा हुआ कि है ना, अज़रा है ना? अज़रा कल वाशिंगटन डीसी जाएगी। तो एक अज़रा नाम का शख्स है जो अपना वाशिंगटन डीसी जाएगी, कल वाशिंगटन डीसी जाएगी। है ना? मज़ाक़रा वाला जुमले है ना, फ़ेल की किस तरह की मिसाल है? अब देखिए यहाँ पे, ये तो फ़ेल के बारे में ज़िक्र हो रहा है कि यहाँ पे किस तरीके की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े गए ना, एक टॉपिक आता है जिसका नाम है ज़माना, है ना? ज़माना फ़ेल से रिलेटेड ही है। इसके 3 गो अक़साम होते हैं, एक का नाम है मांझी, दूसरे का नाम है हाल, तीसरे का नाम है मुस्तक़बिल। मांझी का मतलब होता है बीता हुआ चीज़। इसकी पहचान हम इस तरीक़ा से रख सकते हैं कि जब जुमले के आखिर में था आ जाए, है ना? थे आ जाए,
या आपका थी आ जाए, या लास्ट में आपका यहाँ पे समझ लीजिए कि की आ जाए, यानी की नहीं मतलब ये आ जाए या अलिफ आ जाए, है ना? तो ऐसे लफ्ज़ को हम अगर देखेंगे, ऐसा कोई जुमला है तो हम माज़ी के अंदर रखेंगे, क्योंकि माज़ी का मतलब होता है बीता हुआ। आप पढ़े होंगे पास्ट टेंस के बारे में, वहीं पे ये चीज़ हो रहा है, भूतकाल के बारे की बात हो रही है। हाल के बारे में अगर बात करें तो इसकी पहचान हम कर सकते हैं कि है, हो और हूँ, है? उसके बाद है, ये आपका फ़ेल हाल की पहचान के लिए। फ़ेल मुस्तक़बिल की अगर पहचान करें तो यहाँ पे होगा गा, गे, गी, है ना? आप पढ़े होंगे ना, इंग्लिश में पढ़े होंगे फ्यूचर टेंस के बारे, टेंस के 3 प्रकार होते हैं ना, एक पास्ट हो जाता है जिसको हम लोग उर्दू में माज़ी कहते हैं, प्रेज़ेंट आप यानी कि आपका हाल हो गया, मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर हो गया, जिसको हम हिंदी में यहाँ पे माज़ी को कहते हैं भूतकाल, हाल को कहते हैं वर्तमान काल, मुस्तक़बिल को कहते हैं भविष्य काल, ठीक है? इस तरीक़ा से पहचाना जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये बोला गया कि अज़रा जो है कल वाशिंगटन डीसी जाएगी, है ना? तो ये देखिए गी आया, इसका मतलब है कि फ्यूचर टेंस का जवाब है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन-सा जवाब सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है? चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर जैसा कि दिखाई दे रहा है कि 10 जेल में से दुरुस्त जुमला का इंतखाब करें। जो सही जुमला है उसको सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे से हम सिर्फ़ जो है डायरेक्ट करके हटा दिया जाएगा। इसमें कुछ बताने का नहीं है जुमला को किस तरीक़ा से करना है। सिर्फ़ वहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि जिन्स का ख़्याल रखते हुए और आपका आपका ये जो है सिंगुलर है या प्लूरल, एक तरीक़ा से समझिए कि आपको वाहिद जमा का ध्यान रखते हुए आपको सेंटेंस बना देना होगा। 15 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा कि अच्छी किताब हर बार अ, पढ़ा जाता है, अच्छी किताब बार-बार पढ़ी जाती है, अच्छी किताब बार-बार पढ़ा जाता है, हस्ब जेल में से एक से ज़्यादा या एक में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अच्छी किताब जो बार-बार पढ़ी जाती है। ठीक है? तो अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ बताया गया है कि दर्ज झेल में से सही जुमला की निशानदेही कीजिए। जो सही जुमला है उसको निशानदेही कीजिए। तो आप देखिए आज स्कूल बंद है। आज स्कूल का बंद है। तो अच्छा नहीं लग रहा है ना? आज स्कूल की बंदी है। नहीं, इसमें से कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है? कि आज स्कूल बंद है। ठीक है? 16 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? अब चलते हैं 17 का। 17 में भी देखिए यहाँ पे किस तरीक़े का सवाल दिया गया कि जेल में दिए गए मिसरे से दर्ज झेल शेर मुकम्मल कीजिए। अब इसमें जो मिसरा दिया गया है उसके ज़रिए आपको ऑप्शन से मुकम्मल करना है कि दिल जा, है ना? दिल जा उजरा सहल सही, बसना सहल नहीं ज़ालिम। अब इसको पूरा करना है ना? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कितना 117 है ना? 117 का सही जवाब हो जाएगा बस्ती बना खेल नहीं, बजते-बजते बजते। है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं और भी क्वेश्चन है। हाँ, चलिए 18 नंबर का भी दिया हुआ कि फ़ेल के माने क्या होता है? तो फ़ेल के माने आपको बताना है कि फ़ेल के माने बादल नहीं, है ना? धुआँ नहीं, आवाव जारी। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? अ, आवाव जारी नहीं, ये भी नहीं, फ़ेल के माने तो होता है काम करना, है ना? बादल भी नहीं ये होगा, है ना? धुआँ भी नहीं ये होगा, जारी नहीं ये होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका अ, एक से ज़्यादा भी तो नहीं है। जब तीनों में से कोई नहीं है तो इसका मतलब इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ई सही जवाब हो जाएगा। फ़ेल के माने होता है काम करना, ठीक है? तो ऐसा कोई यहाँ पे है नहीं। ऑप्शन नंबर ई 18 का। 19 का देखें यहाँ पे तो कलाम में किसी हालत, बात या कैफ़ियत को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाए। कोई भी नज़्म है उसके में जो है किसी हालात को या बात को बढ़ा-चढ़ा के तारीफ़ के साथ पेश किया जाता तो उसे क्या कहा जाता? यही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसे क्या कहा जाता? तो उसे कहा जाता है मुबागला, है ना? मुबागला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है? 19 का 119 का ऑप्शन नंबर सी। 120 का देख लेते हैं। 120 में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जेल में से दिया हुआ जुमला किस तरह का है? नीचे एक जुमला दिया हुआ है, वो किस तरीक़ा से? ये फूल खुशबूदार नहीं है, ये फूल खुशबूदार नहीं है। है ना? इनकारिया जुमला, बयानिया जुमला, सवालिया जुमला। अब यहाँ पे से जुमला के भी अक़साम के बारे में बात आता है ना? वीडियो बहुत लंबा हो रहा है,
जुमले के बारे में हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इनकारिया जुमला का मतलब हो गया कि एक तरीका से डायरेक्ट के आपको क्या नाम है, इनकार कर देना, मना कर देना, है ना? तो इनकारिया जुमला एक तरीका से कोई जुमला नहीं होता, ठीक है? हाँ, इनकारिया जुमला कोई जुमला नहीं होता। बयानिया जुमला का मतलब होता है कि जो भी स्टेटमेंट है आप सिर्फ़ आके बयान कर दिए, यानी बता देना। सीधा-सीधा बात अगर कर देते तो वो बयानिया जुमला है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं हँस रहा हूँ, मैं सहरसा जा रहा हूँ, है ना? जाऊँगा, तो ये सब क्या एक तरीका से बयानिया जुमला है। हम उसके अंदर रख सकते हैं। सवालिया जुमला का मतलब होता है कि जिसमें सवाल किया जाता है, तुम कौन हो? आप क्या कर रहे हैं? अभी कौन-सा क्लास में पढ़ रहे हो? तो ये पूछ रहे हैं, तुम कहाँ गए थे? तो ये सवाल किया जा रहा है, तो उसको सवालिया जुमला के अंदर रखा जाता है। तो वैसे यहाँ पे पूछा गया था, यह फूल खुशबूदार है, यानी कि बयानिया जुमला बयान दे रहा है, बताया जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन 121 का। 121 का अगर देखें हम यहाँ पे, तो क्या सवाल क्या क्या कहा जा रहा है कि आपका मसदस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मसदस के हर बंद मिसरे में कितने मिसरे होते हैं? हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 5, 4, 7 या आपका समझ लीजिए हस्ब वाला में से कोई नहीं, जेल में से एक से ज़्यादा। तो मसदस का अगर बात करें यहाँ पे, तो 5 नहीं होता, 4 भी नहीं, 6 भी 7 भी नहीं। इसका सही जवाब अ, 6 होता है, जो इसमें ऑप्शन में है नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है? इसके ऊपर भी पढ़ेंगे किसमें कितना बंद मिसरे होते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो 121 का ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना? क्योंकि इसमें से ना 5, 4, 7 नहीं होता, बल्कि मसदस की जो होता है वो 6 गो मतलब बंद मिसरे होते हैं उसमें। ठीक है? अगला क्वेश्चन 122 का। आई थिंक 1-2 गो क्वेश्चन और होगा, उसके बाद फिर इस क्लास को सेशन को क्लोज़ किया जाएगा। ठीक है? देख लेते हैं 22 नंबर का, ज़ेल के जुमले में से हुरूफ़ इल्लत की निशानदेही कीजिए। किताब और अख़बार ले आओ। तो किताब और अख़बार ले आओ। तो किताब और अख़बार ले आओ यहाँ पे पूछा जा रहा है। हुरूफ़ इल्लत के बारे में, है ना? हुरूफ़ इल्लत एक तरीक़ा से आप समझिए कि आप हुरूफ़ इल्लत आप पढ़े होंगे, प्रीपोज़िशन कहते हैं, कंजंक्शन पढ़े हैं ना? इंग्लिश में जिसको कंजंक्शन कहा जाता है, उसी को हुरूफ़ इल्लत कहा जाता है। तो इसमें से पूछा जा रहा है, किताब और अख़बार ले आओ। तो कंजंक्शन का मतलब होता है एक तरीक़ा से कनेक्ट करना, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ देना। वही आपका कंजंक्शन कहलाता है, यानी हुरूफ़ इल्लत कहलाता है ना? तो यहाँ पे और जो ऑप्शन दिया हुआ, क्योंकि किताब और अख़बार को जोड़ने का काम और कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 122 का सी हो जाएगा, और जो आपका हुरूफ़ इल्लत है। ठीक है? चलिए, अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब 23 का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 23 में क्या बताया जा रहा है कि जेल के जुमले में हुर्फ़ ज़ार की निशानदेही कीजिए। हुर्फ़ ज़ार की निशानदेही कीजिए। ठीक है? 123 का। तो हुर्फ़ ज़ार के बारे में पूछा जा रहा है कि हुर्फ़ ज़ार अब क्या होता है? तो अभी आप लोग पढ़े होंगे प्रीपोज़िशन के बारे में, है ना? हुर्फ़ इल्लत कहा जाता है कंजंक्शन को, और हुर्फ़ जार जो बोला जाता है प्रीपोज़िशन को बोला जाता है ना? कंजंक्शन एक तरीक़े से कनेक्ट करना। तो यानी जो हुर्फ़ एक दूसरे को कनेक्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हुर्फ़ इल्लत कहते हैं। लेकिन जब एक चीज़ को दूसरे के बीच संबंध रखता है, प्रीपोज़िशन यानी संबंधवाचक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, ठीक है? और इंग्लिश में प्रीपोज़िशन जिसे कहा जाता है, वही हुर्फ़ जार होता है। तो उसी की निशानदेही के बारे में पूछा जा रहा था। खाना मेज़ पर रख दो। तो ना कनेक्ट बता रहा है यहाँ पे, खाना को और मेज़ के ऊपर में कनेक्टिंग का काम यहाँ पे पर कर रहा है ना? तो ये जो पर हो गया, ये आपका क्या हो गया? हुर्फ़ जार हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन तो है नहीं, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा ये बात आप लोग ध्यान से सुन लें कि अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा और इसमें आपका टोटल अभी हमने 23 तक लिया है, जो कि 150 क्वेश्चन था, अभी 150 तक चलना है। अगर आपको इसका कंप्लीट चाहिए, इक़्तिबास के बारे में भी अगर आप जाने कि किस तरीक़ा का इक़्तिबास आता है, उसको किस तरीक़ा से डील करना चाहिए, और इसके में जो-जो टॉपिक पूछा गया, अगर इसके ऊपर आप अलग से वीडियो चाहते, तो वो भी कमेंट्स करके बताएँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल से हमको फ़ायदा मिल सकता है, तो फिर आप इससे जुड़े और लोगों को भी इससे जुड़ने को सलाह दीजिए। ठीक है? तो चलते हैं फिर यहीं पे से।
एक चीज़ और यहाँ पे कि आपको अगर इसका क्या नाम है इक़्तिबास, तो आपका इक़्तिबास अलग से बताना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा किस तरीक़ा का लेके आए, ठीक है? अगर टीआरई 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी उर्दू का अगर करा दें हम, तो वो अभी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। या 3 में जो अभी आया था क्वेश्चन, है ना? उसमें भी आपको पूछा गया होगा, जो आपका रद्द हो गया है। अभी तक तो डेट इसका आया नहीं है। कुछ न कुछ शायद आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।